तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th गणित के पहला चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि वास्तविक संख्याएं हैं। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ पे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं यहाँ पे है। तो वास्तविक संख्याएं में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा गया संख्याओं का ज्ञान, यानी संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए आपको। उसके बाद से वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार इसमें पढ़ना है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, और यहाँ पे लिखा गया एलसीएम और एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय और एल्गोरिदम, अपरिमेय संख्याओं का सिद्धिकरण। इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे संख्याओं का ज्ञान। उसके बाद से इसका बेसिक जब क्लियर हो जाएगा तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, एलसीएम और एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय और एल्गोरिदम, अपरिमेय संख्याओं का सिद्धिकरण इस वीडियो में पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में है उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे संख्याओं का ज्ञान है, इसको हम लोग कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पे संख्याओं का ज्ञान। तो सबसे पहले यहाँ पे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसको हम P अपन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी जिन संख्याओं को हम P अपन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, जहाँ Q नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या लेते हैं यहाँ पे हम, जैसे 2, तो 2 के अपन में कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो P अपन Q के रूप में व्यक्त हो चुका है यहाँ पे, जैसे ऊपर P नीचे Q के रूप में व्यक्त हो चुका है, यानी Q का मान यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्याओं में जो होता है Q का मान यहाँ पे 0 नहीं होता है, यानी इसको P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2.4 है, इसको भी P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 24/10, यानी यहाँ पे इसको P अपन Q के रूप में व्यक्त कर चुके हैं, तो इसलिए ये परिमेय संख्या है। जिन भी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं P अपन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर लिखा गया है √16, तो √16 को भी P के अपन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें का जो वर्ग है, वर्ग रूट बाहर निकलेगा तो इसमें आ जाएगा 4 यहाँ P अपन Q के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। अपन में कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए ये P अपन Q के रूप में है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये परिमेय संख्या है। आगे देखते हैं यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखा गया अपरिमेय संख्या है वह संख्या है जिसे हम P अपन Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, यानी जिन संख्याओं को हम P अपन Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उनको बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। जैसे √3 है तो ये पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए ये P अपन Q के रूप में व्यक्त नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे 2.143 बार बार आते रहा है, तो इसको हम P अपन Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए आगे देखते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, यहाँ पर देख सकते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है तो इसको जान लेते हैं। यहाँ पे वास्तविक संख्याएं जो होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जैसे यहाँ पे परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, इन दोनों को जब मिला देंगे आपस में तो वो संख्या वास्तविक संख्याएं बन जाती है। कहते हैं आप सभी को वास्तविक संख्या यहाँ तक पता चल चुका है। चलिए आगे देखते हैं। परिमेय संख्या जो होता है वो निम्न प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, आइए देखते हैं। परिमेय संख्या जो होता है यहाँ पे लिखा गया परिमेय संख्या निम्नलिखित है। तो परिमेय संख्या जैसे यहाँ पे लिखा गया पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या क्या होता है आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या है जैसे जो संख्याएं 0 से शुरू होती है, जो भी संख्याएं 0 से शुरू होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके हम अनंत तक जाएंगे। जो भी संख्याएं आएगी तो उस संख्याएं पूर्ण संख्या कहती है। जिन संख्याओं में अगर 0 शामिल है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। यहाँ पे W इक्वल टू हो गया, यहाँ पे ये पूर्ण संख्या हो गया। W से हो गया होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या है। उसके बाद से यहाँ पे लिखा गया है प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या अगर 0 को छोड़ देंगे, 0 के छोड़ने के बाद से जो भी संख्या आ जाएगा, यानी गिनती की जो भी संख्या होती है, यानी 1 को छोड़ने के बाद से जो भी संख्या आ जाएगी उसको बोलेंगे प्राकृत संख्या।
नेचुरल नंबर, अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, n से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, जैसे कहाँ से शुरू होगा, 1 से, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये अनंत तक चला जाएगा। तो ये हो गया आपका प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में जीरो नहीं शामिल रहता है और पूर्ण संख्या में जीरो शामिल रहता है। आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि जीरो जो है पूर्ण संख्या है तो प्राकृत संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या जीरो नहीं हो सकती है। 1 जो है पूर्ण संख्या हो सकती है और प्राकृत संख्या दोनों हो सकती है। तो पूछा जा सकता, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन संख्या है जो है पूर्ण संख्या होती है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो वो संख्या कौन होती है, जीरो। जीरो जो होती है पूर्ण संख्या होती है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं होती है। बाकी जो भी संख्याएं हैं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों होती है। आगे चले देखें, यहाँ पर लिखा गया है सम संख्या। तो सम संख्या जो होता है इवन नंबर, तो इसको सम संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्याएं दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जो संख्या है दो से पूरा पूरा विभाजित हो यानी कट जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई संख्या लेते हैं 26, तो 26 को अगर 2 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 13। यानी ये जो 26 है ये क्या है, आपका सम संख्या है। सम संख्या में जैसे 2 से कटाने पर शेष नहीं आना चाहिए, और शेष आ गया तो वो सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या यानी जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे बोलेंगे सम संख्या है। आगे चले देखते हैं यहाँ पे विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटती है। जैसे यहाँ पे 13 है और 2 से कटाएंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगी, 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा 13 विषम संख्या है। तो जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 3 5 7, ये जो भी संख्याएं हैं ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं। जैसे 2 4 6 8 10, ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, आपका सम संख्या हो जाएगी। आगे चले देखते हैं भाज्य संख्या, या उसी को बोलते हैं यौगिक संख्याएं। भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्या। तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्या जो अपने आप से भी कटता है। जैसे मान लीजिए 12 है, अपने आप से कटे जाएगा और 1 से भी कटेगा और दूसरे किसी संख्या से भी कट जाएगा, यानी 1 से भी कटा, यानी 1 से भी विभाजित हुआ, 1 से भी विभाजित हुआ और अपने आप से यानी स्वयं से भी विभाजित हुआ। तो जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भी विभाजित होती है, दूसरे संख्या से, यानी 1 के अतिरिक्त और स्वयं के अतिरिक्त, यानी जो भी संख्या है उसके अतिरिक्त दूसरे संख्या से जो संख्या विभाजित हो जाए तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या है। जैसे मान लीजिए अब 12 है तो 1 से विभाजित हो जाएगा, 12 से भी विभाजित हो जाएगा, और 3 से और 4 से दोनों से विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए जो संख्याएँ हैं 12 ये भाज्य संख्या होती है। आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो याद रखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो 4 होती है, क्योंकि ये अपने आप से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, यानी इसकी कटने की संख्या 2 से अधिक है, यानी इसका गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिन संख्याओं का गुणनखंडों की संख्याएं 2 से अधिक हो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया 4, उसके बाद से जैसे 5 हो भाज्य संख्या नहीं होगा, 6 भाज्य संख्या हो जाएगा, 7 भी भाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि 1 और 7 से ही कटेगा, दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। उसके बाद से 9 जो है ये भाज्य संख्या हो जाएगा क्योंकि ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा और अपने आप से, और 1 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये भाज्य संख्या हो जाएगा। 13 जो है ये आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा क्योंकि ये दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होगा। जो संख्या है दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है, 1 को छोड़ करके और अपने आप को छोड़ करके। जैसे यहाँ पर लिखा गया अभाज्य संख्या है, 1 को छोड़ करके और अपने आप को छोड़ करके दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे 5 है, ये दूसरे किसी संख्या से नहीं कटेगा, कटेगा जब भी तो ये अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा, दूसरे किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। इसलिए जो 5 है ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या होता है। तो इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, यानी जिनके गुणनखंडों की संख्या सिर्फ 2 हो। जैसे यहाँ पे 2 का जो गुणनखंड होता है तो 1 होगा और नहीं तो 2 होगा, तो संख्याएं कितनी होगी इसकी, 2 हो गई है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 5 तो इसका भी गुणनखंडों की संख्या 2 ही होगी। जैसे यहाँ पे 5 का गुणनखंड करेंगे तो 1 और 5, यानी इसके अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं आएगा,
यानी जिन संख्याओं का ओनली 1 2 गुणनखंड हो उसको बोलेंगे क्या, अभाज्य संख्या। चलिए आगे देखते हैं सह अभाज्य संख्या। यहाँ पे पढ़े हैं भाज्य संख्या, फिर पढ़े अभाज्य संख्या, उसके बाद से हो गया आपका सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं जिनकी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो। यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, या बोल सकते हैं ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या हो, 1 हो। HCF 1 हो, या बोल सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो। तो 1 जिसका होता है, दो संख्याएं होगी जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो, उसी को बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। इसमें जैसे मान लीजिए 4 और 5, इसका जो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, यानी दोनों में जो गुणनखंड आएगा, जैसे दोनों संख्या किस संख्या से कटेगा, तो 1 से ही कटेगा, दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। इसलिए 4 और 5 क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4, अगर इसमें हम माइनस वाला मिला देंगे, जैसे वहाँ पे 1 लिख दिया, -1 -2 -3 -4, तो ये पॉजिटिव संख्या है और नेगेटिव संख्या है। नहीं, धन वाला संख्या और ऋण वाला संख्या अगर दोनों को शामिल कर देंगे तो बन जाता है आपका पूर्णांक। क्या बन जाता है, पूर्णांक। तो पूर्णांक आपका जो 3 प्रकार का होता है, जैसे यहाँ पे एक जीरो पूर्णांक होता है, जीरो जो है इसको बोलते हैं जीरो पूर्णांक, इसको बोलते हैं धन पूर्णांक। जो संख्याएं पॉजिटिव में रहता है उसको बोलते हैं धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक। और जो संख्याएं निगेटिव में रहता है उसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। जो संख्या है निगेटिव में यानी माइनस में रहता है उसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। यानी पूर्णांक हो गया आपका 3 प्रकार के, जीरो पूर्णांक यानी शून्य पूर्णांक, अंग्रेजी में बोलते हैं जीरो, हिंदी में बोलेंगे शून्य पूर्णांक। तो शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। जो संख्या निगेटिव यानी माइनस में रहेगा उसको ऋण पूर्णांक बोलेंगे, जो जीरो है उसको शून्य जो है इसको बोलेंगे शून्य पूर्णांक, और जो संख्या है प्लस में है उसको बोलेंगे धन पूर्णांक। तो यहाँ पे आपका पूर्णांक जो है जीरो जो होता है, जैसे इसमें साइन इसमें नहीं दिया है तो इसको प्लस मानते हैं, इधर साइन दिया है माइनस, सब माइनस में है। और जीरो जो है आपसे इससे पूछा जाता है जीरो का साइन क्या होता है, तो जीरो का साइन कुछ भी नहीं होता है, इसका ना धन होता है ना ऋण होता है। जीरो जो है न्यूट्रल होता है, यानी इसका भी कोई भी साइन नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वास्तविक संख्या के चैप्टर नंबर 1 के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।